नमस्कार साथियों, ये है रिट लेवल 1 पर्यावरण अध्ययन का 15वां मॉडल पेपर, जिसमें कुल 30 प्रश्न दिए हुए हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे लगेंगे और आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जो भी आपका स्कोर हो उसे कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या स्कोर गेन किया। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, जो कि रीट लेवल 1 में आने वाले हैं। देखिए, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, परिवार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन बताना है। गांव में अधिकांश परिवार संयुक्त रूप से रहते हैं। यहाँ पे ये संयुक्त परिवार के बारे में है। संयुक्त परिवार के बारे में है। संयुक्त परिवार में रहने के कारण बच्चे पारिवारिक रिश्तों को जानते हैं। परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की रुचि और पसंद समान होती है। व्यक्ति अपनी विशेषताओं के आधार पर ही कार्य कर घर में आर्थिक सहयोग भी करते हैं। संयुक्त परिवार के संबंध में कौन सा गलत कथन है ये बताना है। तो देखिए, संयुक्त परिवार, गांव में ज़्यादातर संयुक्त परिवार में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और संयुक्त परिवार में रहने के कारण बच्चे पारिवारिक रिश्तों को भी अच्छे से जानते हैं, ये भी सही बात है। और व्यक्ति अपनी विशेषताओं के आधार पर कार्य करके घर में आर्थिक सहयोग भी करता है, ये भी सही बात है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की रुचि एवं पसंद समान होती है। समान नहीं होती, हर व्यक्ति की रुचि और पसंद अलग अलग होती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस मादक पदार्थ के सेवन से वसीय यकृत रोग होता है? तंबाकू, अफीम, मदिरा या चरस? कौन से मादक पदार्थ के सेवन से वसीय यकृत रोग होता है? ऑप्शन सी, मदिरा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 2014, 25 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2015 या 25 सितंबर 2015? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से की गई थी। 2 अक्टूबर 2014। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में रत्न आभूषण उद्योग का प्रमुख केंद्र है? कोटा, जयपुर, प्रतापगढ़, भिवाड़ी? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायती राज्य व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है? पंचायती राज्य व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद? तो पंचायती राज व्यवस्था की सबसे सर्वोच्च इकाई है जिला परिषद। नेक्स्ट प्रश्न, महावीर स्वामी की जयंती मनाई जाती है वैशाखी पूर्णिमा को, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को? महावीर जयंती, ऑप्शन बी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। नेक्स्ट प्रश्न, जयपुर शहर को किस बंगाली वास्तुविद के निर्देशन में बनाया गया? जयपुर शहर को किस बंगाली वास्तुविद के निर्देशन में बनाया गया? रामनाथ, विद्याधर, गोपालनाथ, सारंगनाथ? सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्याधर। नेक्स्ट प्रश्न, अत्यधिक वर्षा व उच्च तापमान वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, अर्ध पतझड़ी वन या अल्पाइन? अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय और सदाबहार वन। नेक्स्ट प्रश्न, आना सागर झील स्थित है? आना सागर झील स्थित है उदयपुर, अलवर, अजमेर, पुष्कर? ऑप्शन सी, अजमेर में आना सागर झील अजमेर में है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तरी अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकनले
को फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल, संगीता बहल या बछेंद्री पाल। उत्तरी अमेरिका के अलास्का माउंट मैकिन्ले को फतेह करने वाली पहली भारतीय थी प्रेमलता अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कोशिका के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है वो बताना है। कोशिका जीव की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका में जीवों के आनुवांशिक गुण यहाँ पे ये गलत छप गया है। सेकंड बी नंबर, कोशिका में जीवों के आनुवांशिक गुण होते हैं। अगर यहाँ पे अब ये प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। देखिए, यदि ये इस तरीके से हो तो क्या आंसर आएगा, और अगर जैसा छप गया है वैसा हो तो क्या आंसर आएगा। कोशिका के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कोशिका जीव की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, ये बिल्कुल सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब यदि यहाँ पे प्रश्न ये है कि कोशिका में जीवों के अनुवांशिक, ये अनुवांशिक गुण नहीं है, अनुवांशिक गुण नहीं होते हैं कहे तो ऑप्शन बी सही आएगा, अगर होते हैं आए तो ऑप्शन डी सही आएगा यहाँ पे, क्योंकि कोशिका में जीवों के आनुवांशिक गुण होते हैं। तो यहाँ पे अगर होते हैं लिखा आता है तो फिर डी सही हो जाएगा, और अगर नहीं होते लिखा आएगा तो फिर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ठोस का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? किसी भी ठोस का डायरेक्ट वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण, क्वथन, संघनन या ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। देखिए, ठोस, द्रव्य और गैस पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। अगर इन तीनों अवस्थाओं को आपस में परिवर्तन देखा जाए तो ठोस से द्रव्य में बदलना गलन कहलाता है, द्रव्य से गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अगर इसका उल्टा देखें तो गैस का द्रव्य में बदलना संघनन कहलाता है, और द्रव्य से ठोस में बदलना जमाव या फिर हिमांक कहलाता है, फ्रीजन। और यदि ठोस डायरेक्ट गैस में बदलता है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आएगा, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 राष्ट्रीय उद्यान है और सूची 2 में महत्वपूर्ण वन्य जीव है को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। गिर उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, हाथी, रणथंभौर, भारतीय शेर, काजीरंगा, बाघ, बांदीपुर, एक सींग वाला गेंडा, कंचनजंगा पार्क, कस्तूरी मृग। इन कौन से राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा महत्वपूर्ण जीव है उसको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है, ये देख लेते कौन सा कहाँ है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, काजीरंगा असम में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, कंचनजंगा ये सिक्किम में है। तो गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारतीय शेरों के लिए, उसके बाद रणथंभौर बाघ के लिए, काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए, बांदीपुर हाथी के लिए, और कंचनजंगा कस्तूरी मृग के लिए। तो कौन सा हो गया? एक के लिए 2 3 4 1 5, 2 3 4 1 5, दो, इन दोनों में 2 है तो इन दोनों में से कोई एक सही आएगा। 2 3 4 5, तो एक ये आ जाएगा ऑप्शन बी, 2 3 4 1 5। नेक्स्ट प्रश्न, क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन 2 ग्रहों के मध्य है? कौन से 2 ग्रह हैं जिनके बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए शुक्र व पृथ्वी, मंगल व बृहस्पति, बृहस्पति व शनि, अरुण व वरुण। तो इस ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, मंगल व बृहस्पति। नेक्स्ट प्रश्न, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 जून के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस, विश्व बाघ दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व नम भूमि दिवस। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी, विश्व पर्यावरण दिवस। ये विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व बाघ दिवस, तो विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, 29 जुलाई।
और विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए। तो ऑप्शन सी पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, आरटीई 2009 के अनुसार अध्यापक किस दायित्व को पूरा करेगा? विद्यालय में नियमित उपस्थिति, पाठ्यक्रम का संचालन करेगा, पाठ्यक्रम का निर्माण में संशोधन करता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार बालक को शिक्षा देना ये कार्य करेगा। तो इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए सही है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति, पाठ्यक्रम का संचालन, लेकिन पाठ्यक्रम का निर्माण में संशोधन नहीं करता है, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार बालक को शिक्षा देना, तो ये भी सही होगा। तो 1, 2 और 4, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 1, 2 और 4। नेक्स्ट, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना, आकार में छोटा होना, ये सब पौधे में पाए जाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई, कहाँ पर? अजमेर जिले के बिनाए में, नागौर जिले के जावरा में, भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में, जयपुर जिले के बस्ती में। ये बस्सी है, बस्ती नहीं है, जयपुर जिले के बस्ती में। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 की स्थापना अजमेर जिले के बिनाए में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेव, दही, मांस। ऑप्शन सी सोयाबीन, चना, मक्का। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। अपकर्ष का मतलब क्या होता है? अपकर्ष का मतलब होता है किसी भी पर्यावरण का होने वाला नुकसान, यानी कि पर्यावरण को जो नुकसान होता है वो अपकर्ष है। जैविक विविधता में हानि, या फिर यूँ कहें कि प्राकृतिक संसाधनों में कमी, या फिर पर्यावरण का नुकसान, ये अपकर्ष है। तो इससे क्या अभिप्राय है पर्यावरण अपकर्ष से? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विविधताओं के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, पर्यावरणीय गुणों को पूर्ण रूप से निम्नीकरण, ये भी पर्यावरण की कमी ही है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन, पारिस्थितिक विविधताओं के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। तो ये तीनों का ही मतलब सेम है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, यह सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत किसी न किसी रूप में सभी अपना रोल प्ले करते हैं, तो ऑप्शन डी आएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, अधिगम की जटिलता की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए? अधिगम की जटिलता की प्रक्रिया के रूप में कौन सी शिक्षण विधि है जिसका उपयोग शिक्षकों को करने की सलाह नहीं दी जाती? गूढ़ प्रक्रियाओं के समझने हेतु हस्तपरक सामग्री का उपयोग, शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना, जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को पूछना, विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना। हमारा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी विधि का उपयोग पर्यावरण अध्यापक को नहीं करना चाहिए? गूढ़ प्रक्रियाओं को समझने के लिए हस्तपरक सामग्री का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है, करना चाहिए। शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा में रखना चाहिए। तो शिक्षण स्तर को विद्यार्थियों के स्तर से अधिक नहीं रखना चाहिए, या तो उसको उस लेवल के समान उठाते हुए लेके चलना चाहिए। तो यहाँ पे ये गलत है। जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहन करने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछने चाहिए। विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसमें आ जाएगा बी, शिक्षण स्तर
पर जो बच्चे हैं उसी स्तर के अनुसार ही, उसी लेवल के ही प्रश्न या फिर उसी लेवल की ही विधि का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? चक्राकार उपागम, अध्यापक केंद्रित उपागम, एकीकृत उपागम, अनुदेशन उपागम। एक साथ सभी विषयों की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने के लिए हमें चाहिए एकीकृत उपागम। नेक्स्ट, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में नीचे दी गई गतिविधि में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी? सबसे कम प्रभावी कौन सी होगी कि बच्चे संवेदनशील बन करके वृक्षों का संरक्षण कर पाए? इसमें सबसे कम क्रियाशील कौन सी विधि होगी? प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वह एक पेड़ को अपनाए और उसकी देखभाल करे। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करवाना। वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना। शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। तो देखिए, यदि हम किसी बच्चे को एक पेड़ अपनाने के लिए कह दे और देखभाल करने के लिए कह दे तो वो बहुत ही अच्छे से उस काम को कर पाएगा। तो ये तो प्रभावी है काफ़ी, सबसे ज़्यादा। उसके बाद वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन होगा तो भी उसके हानि और नुकसान और लाभ के बारे में पता चलेगा। तो ये भी बच्चों को उस के लिए प्रभाव होगा उनके दिमाग में इसका भी। वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन, ये भी प्रभावी है। लेकिन यदि बच्चों को केवल कटी हुई लकड़ियों के भंडार दिखाएं तो इससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? अधिक हस्तकर अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षण का आयोजन करवाना, गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना। जिज्ञासा जागृत करने के लिए हस्तपरख का मतलब होता है कि उनके हाथ से करवाए जाने वाले अनुभव प्रदान करेंगे तो उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होगी। सबसे प्रभावी तरीका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, उनको लिखने का काम देते रहना, इकाई परीक्षणों का आयोजन करवाना, गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना। तो देखिए, जब कल्पना परख प्रश्न पूछे जाएंगे तो बच्चों के अंदर उस चीज़ को समझने की, सोचने की क्षमता ज़्यादा पैदा होगी और उनके अंदर जिज्ञासा का भाव भी ज़्यादा आएगा। तो जिज्ञासा जागृत करने के लिए ऑप्शन डी, गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना। निम्न में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए? बच्चों के उत्तर को सही या गलत में आंकना। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा, इस पर चर्चा करना, आकलन के संकेत का उपयोग करना, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। कौन सा बच्चों को के आकलन से दूर रखना चाहिए? देखिए, ये तो बिल्कुल करना चाहिए कि जो हमने सीखा है उस पर चर्चा अवश्य करनी चाहिए, तो इनसे तो दूर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। आकलन के संकेत का उपयोग, कि बच्चों को हम जो आकलन कर रहे हैं उसके संकेतों का उपयोग भी करना चाहिए। बच्चों को सीखने के गुणात्मक आकलन भी करना चाहिए, लेकिन बच्चों के ऐसे उत्तरों से बचना चाहिए जो कि सही और गलत यानी कि हाँ या ना का आकलन करते हो। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्न और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? बच्चों की क्रिया कौशल का आकलन, बच्चों के खोजने के अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर भेद करना। हाँ, ये इसका उद्देश्य नहीं होता।
कि बच्चों में भेद किया जाए, इसका ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्यों? यानी कि पर्यावरण के अंदर जो भी संकल्पनाएं और मुद्दे थे उनको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में क्यों नहीं रखा गया? इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए यह सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया था। इसलिए देखिए, अलग अलग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इस आयु वर्ग के जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं वो अपने चारों तरफ के पर्यावरण, अपने चारों तरफ के जो परिवेश या पर्यावरण होता है उसको विज्ञान और समाज के वैज्ञानिक और सामाजिक रूप में अलग अलग बांटने की उनमें क्षमता नहीं होती है। वो सभी को एक साथ समग्र रूप से देखते हैं, इसलिए ये पूरा दोनों विषय को कंबाइंड पर्यावरण अध्ययन के अंदर ही शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी कि थीम है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? 2005 की थीम क्या है ये बताना है। सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा या भोजन? तो ऑप्शन डी भोजन। पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की थी भोजन। तो ये 30 प्रश्न थे, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। इससे पहले के जो 14 प्रश्न हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन पेपरों को हल कर सकते हैं।